चलो लिखो बेटा। सब लोग लिखिए नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स। नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स, और इसमें लिखिए देयर विल बी नो अकाउंटिंग फॉर दिस बिकॉज अनअवेल्ड लीव shall lapse in the same year and these will not be carried in the next year. These will not be carried in the next year. इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखेंगे। सैलरी पर डे ये दे रखा है 1000 का बेसिक, डिटेल्स ऑफ लीव्स ये हम लोग को दे रखा है। डिटेल ऑफ लीव्स सबसे पहले 4 वर्कर्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, 5 हैं। टोटल अलाउड लीव्स पांचों एम्प्लॉय को, ए को 60, बी को 80, 65, 90 और 20 लीव्स दे रखी हैं। अवेल्ड लीव्स अवेल्ड लीव्स 40, 50, 45, 70 and 15. Unavailed leaves अनअवेल्ड लीव्स में 2 पार्ट है, वेस्टेड अनवेस्टेड और आखिरी में प्रोबेबिलिटी फैक्टर। वेस्टेड में 15, 20, 12, 10, 5। अनवेस्टेड में 5, 10, 8 एंड 10। प्रोबेबिलिटी फैक्टर है 0.9, 0.8, 0.10, 0.80 एंड nil।
पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज। चलो देखो सामने बेटा, अब एक बार रिवाइज कराते हैं। ये क्वेश्चन करोगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कॉपी हो गया? स्क्रीन पे देखिए सब लोग। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में। रिटायरमेंट बेनिफिट की अकाउंटिंग कैसे होगी, तो हम लोगों ने पढ़ा था ये एएस एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2006 से। लेवल 1 और नॉन एसएमसी पे मैंडेटरी है, बाकी लेवल 2 और लेवल 3 और एसएमसी पे पार्शियली मैंडेटरी है। अब मैंने कहा था आपको कुल मिला के इसमें 4 चीज़ें पढ़नी है। पहले शॉर्ट टर्म बेनिफिट, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट और टर्मिनेशन। तो हम लोगों ने पहले शुरू किया था शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अब शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट वो होता है कि एम्प्लॉय को मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो हमने दे दिया है या बैलेंस शीट से 12 महीने के अंदर हम लोग दे देंगे, उसी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो हमने यहाँ पे लिखा था एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑफ आर those employee benefit which have been incurred in the current year but the payment made in the current year or within 12 months from the balance sheet date। एम्प्लॉय ने तो अपना काम कर दिया है लेकिन हमने पेमेंट नहीं दिया है। हम पेमेंट या तो करंट ईयर में दे देंगे या तो 12 महीने के अंदर। अब ये दो टाइप का होता था। एक एक हम लोग का होता था जिसको हम लोगों ने करंट ईयर में पे कर दिया, और दूसरा था जिसको अभी 12 महीने के अंदर देंगे। दोनों ही शॉर्ट टर्म बेनिफिट होते थे। तो बेटा इसमें दोनों कवर होता था, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। कोई बताएगा नॉन मॉनेटरी का क्या मतलब था? हाँ, फ्रिंज बेनिफिट दे दिया, हाउस दे दिया रहने के लिए, है ना? तो ये सब नॉन मॉनेटरी हो गया जो सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ते हो। तो अगर हमने इसको पे कर दिया है तो सैलरी पे करने की एंट्री बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगली एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो इसी सैलरी को यहाँ लिख दिया गया एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एंट्री हो गई एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉस्ट। तब एंट्री ये हो जाएगी एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉस्ट। और अगर बेटा नहीं दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको देना है वो हमारे क्रेडिटर हैं, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग एंट्री पास करते हैं ऐसे में एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पेएबल। पेएबल मतलब अभी ये हमें पे करना है, हमने इसकी प्रोविजन बना ली और इसको हम पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। नोटिस करने वाली बात यह है चाहे आप पे करो चाहे पेएबल, जाएगा दोनों पीएल में। तो एक तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगली बात इसमें आई थी कि अगली बात आई थी बेटा ये कि शॉर्ट टर्म लीव इनकैशमेंट की अकाउंटिंग आप कैसे करोगे। लीव इनकैशमेंट को हम लोग बोलते थे शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस, इसको बोलते थे। इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे देखिए। तो मैंने बताया था बेटा ये जो लीव इनकैशमेंट है दो तरह का होता है, एक एक्यूमुलेटिंग और एक होता है नॉन एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग पहले पढ़ लेते हैं। नॉन एक्यूमुलेटिंग क्या है? मैंने कहा था किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को 25 या 20 दिन की छुट्टी दी साल भर में, और उसने 20 दिन में से 5 दिन की छुट्टी ली, 15 दिन वो ऑफिस आया है। 15 दिन ऑफिस आया, छुट्टी मिली थी, लीव अलाउड थी। जो लीव हमने उसको अलाउ की थी वो 20 डेज की थी, उसने अवेल किया 5 डेज का।
तो इसका मतलब 15 दिन वो एक्स्ट्रा ऑफिस आके काम किया है उसने, तो इसका वो पैसा मांगता है। पैसा मांगता है तो कंपनी पैसा नहीं देती। फिर वो कहता है ये छुट्टी अगले साल ट्रांसफर कर दो, वो भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्यूमुलेटिंग। क्या बोलोगे? आज बेटा यही आपने लिखा है, देख भी लो। ये हमने लिखा, देयर विल बी नो अकाउंटिंग फॉर दिस बिकॉज अनअवेल्ड लीव शैल लैप्स इन द सेम ईयर एंड देयर विल नॉट बी कैरिड इन द नेक्स्ट ईयर। ना अगले साल वो जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड होंगी, ना उसका पैसा दिया जाएगा। तो नो ट्रांजैक्शन, नो अकाउंटिंग। जब ट्रांजैक्शन होगा तभी अकाउंटिंग होगी ना। तो ये तो हमने आज लिखा। तो ये पहले आपको पढ़ाया। अब इसके बाद बेटा दो बातें आती थी। एक्यूमुलेटिंग क्या होती है? एक्यूमुलेटिंग दो तरीके की होती है, एक वेस्टेड और एक अनवेस्टेड। अब ये क्या था वेस्टेड? मैंने कहा था किसी को 20 दिन की छुट्टी मिली साल भर में, 5 दिन उसने छुट्टी अवेल करी, तो इसका मतलब 15 दिन वो ऑफिस नहीं आया। 15 दिन वो आके ऑफिस काम किया, उसको लीव हमने अलाउ करी थी इतना, उसने अवेल किया इतना, तो उसने एक्स्ट्रा काम किया है 15 दिन। अब वो जब ईयर खत्म हो जाता है, इस पूरे ईयर में 20 दिन की छुट्टी दी थी, 5 दिन उसने छुट्टी ली और 15 दिन ऑफिस आके काम किया, तो आखिरी में वो आके बताता है कि 15 दिन हमने एक्स्ट्रा काम किया है और हमें इसका पैसा दो। तो कंपनी कहती है ठीक है, हम तुम्हें इसकी पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ तो इस साल तो पेमेंट हो नहीं पाएगी, ये साल तो खत्म हो गया ना, ये तो 31 मार्च को हिसाब लगेगा। ये अपकमिंग 12 मंथ में इसका पैसा दे देंगे। तो अगर हम कहते हैं ठीक है पैसा दे देंगे, तो हम यहाँ पे उसका प्रोविजन बना लेते हैं, तो उसको पैसा मिल जाएगा, बात खत्म हुई। तो इसको बोलते हैं वेस्टेड लीव्स। क्या बोलोगे? वेस्टेड लीव्स। ठीक है, ये देखो क्या लिखा था हम लोगों ने। If cash will be paid to the employee for unavailed leave within 12 months from balance sheet date, then we should create full provision for this liability in the current year। तो हम इसका क्या करते हैं? प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन क्यों? क्योंकि कोई एक ही एम्प्लॉय तो होगा नहीं, ऐसे न जाने कितने होंगे। सब आके जब बताएंगे, सबकी लिखा पढ़ी होगी, तब तो सबको पेमेंट रिलीज किया जाएगा ना। तो हम उसकी प्रोविजन बनाते हैं। तो हम एंट्री क्या करते हैं? मैंने आपको एंट्री यहाँ पे लिखवाई थी, देखो। मान लीजिए रोज की सैलरी है 500 रुपए की, हमने छुट्टी दी थी 15 दिन की, आदमी ने छुट्टी ली 5 दिन की, तो बताओ कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया उसने? कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया? 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो अब वो जब आके बताएगा कि 10 दिन हमने एक्स्ट्रा काम किया, तो 10 दिन की छुट्टी के पैसे कितने हुए? एक दिन का 500, तो 10 दिन का 5000। तो हम एंट्री पास करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एसटीसीए। एसटीसीए क्या है? इसी लीव इनकैशमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन बना लिया, और ये 5000 हमने पीएल में डाल दिया। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल हम एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पैसा है इस साल तो प्रोविजन बनाया हो, इसकी पेमेंट कब जाएगी? नेक्स्ट ईयर जाएगी ना। तो पैसा नेक्स्ट ईयर जाएगा पॉकेट से, कैश क्रेडिट हो गया, और ये जो प्रोविजन हमने यहाँ पे क्रेडिट करी थी वो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो ये उसकी पेमेंट हो गई। बोलो सब लोग, ये समझ में है? अब आगे नेक्स्ट पॉइंट बेटा। अब अगली बात आई थी कि अगर हमारे पास अनवेस्टेड लीव्स हो, अनवेस्टेड टेक्निकल ये वाला था, तब क्या करेंगे? तो अनवेस्टेड का क्या मतलब होता है, पहले मैं एक बार ये समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनवेस्टेड, तो अनवेस्टेड का मतलब ये है, जैसे इसी एग्जांपल में आ जाओ, 20 दिन की छुट्टी हमने अलाउ करी किसी को, एम्प्लॉय ने 5 दिन की छुट्टी ली और 15 दिन वो एक्स्ट्रा काम करने आया। अब क्या हुआ, जब ये साल खत्म हो गया तो एम्प्लॉय आके बोलता है कि 15 दिन मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, लाओ 15 दिन की हमें पैसे दे दो। कंपनी कहती है पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा है तुम्हें अगले साल फिर से 20 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो ऐसा करना, 20 तो वो रहेंगे, ये 15 दिन तुम अगले साल लेना। समझ आए? ये अगले साल वाला 20 मत लेके आओ, बीच में छोड़ो। क्या कहते हैं, इस साल उसको 20 दिन की छुट्टी दी थी, 20 में से 5 दिन उसने छुट्टी ली, 15 दिन में ऑफिस आया, अब वो 15 दिन का पैसा मांगता है। कंपनी क्या बोलती है? ये 15 दिन तुम अगले साल ले लेना, यहाँ ना हो पाए उसके अगले साल ले लेना। ठीक है, कहते हैं कभी भी लाइफ में इमरजेंसी आ जाए तो छुट्टियां पड़ी रहेंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अब बताओ बेटा, तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनवेस्टेड लीव्स। क्या बोलोगे?
अनवेस्टेड लीव्स। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, एक बार पढ़ा चुका हूँ, आज हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे अनवेस्टेड लीव्स की अकाउंटिंग हम लोग ऐसे करते हैं, ये रहा। तो इसमें लिखा क्या था हमने, इफ लीव्स आर अलाउड बाय एंटरप्राइज टू इट्स एम्प्लॉय अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव्स, जो उसने अनअवेल्ड लीव्स ली थी उसके लिए लीव अलाउ होगी कब, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे अनवेस्टेड लीव्स। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, अब बेटा देखो इस साल की छुट्टी कब उसको अवेल करने दोगे, नेक्स्ट ईयर अवेल करने दोगे। और अकाउंट में आपने पढ़ा है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, क्या पढ़ा है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है, एक पीरियड का सारा खर्चा उसी पीरियड में लिख लेना चाहिए। तो अब हम लोग एंट्री ऐसे पास करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल से जो आपने लास्ट क्लास में किया था उससे देखिए क्या क्या एंट्री होगी। नंबर एक, नंबर एक बेटा मैंने लिखवाया था अलाउड लीव थी 15 दिन की, 15 दिन की हमने उसको छुट्टी दी थी और उसने छुट्टी ली मान लो मात्र 3 दिन की। तो बताओ कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, 12 दिन एक्स्ट्रा काम किया। अच्छा, रोज की छुट्टी उसको मिलती है, रोज का पैसा मिलता है 1000 रुपए का, तो 12 दिन का कितना हुआ, 12,000। लेकिन जब वो मांगने आया छुट्टी तो उससे कहा गया तुम नेक्स्ट ईयर इसको अवेल कर लेना। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो अब यहाँ देखते हैं करेंट ईयर क्या होगा और नेक्स्ट ईयर क्या होगा। तो पहले करेंट ईयर बेटा बताओ कितने दिन उसको छुट्टी दी थी, सब बच्चे बताओ, 15 दिन के, कितने दिन उसने अवेल करा, तो कितना दिन एक्स्ट्रा आया, तो 12 दिन का बनता कितना है, 12,000। तो अभी कोई पूछेगा नहीं, बस यहाँ देखना। तो अब हम एंट्री पास करते हैं, एंट्री पास करते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एसटीसीए। यही तो पहले भी लिखा था ना, इसका मतलब क्या किया हमने, प्रोविजन बनाया, क्या किया, और फिर ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको पीएल में डाल दिया। बिल्कुल वही एंट्री हो रही है, देखो ये जैसे समझाया था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं गया तो प्रोविजन बना लिया, कैश नहीं दिया ना, और फिर पीएल में उठा के सारी सैलरी हम लोगों ने ट्रांसफर कर दी, क्योंकि साल भर का सारा खर्चा वेदर पेड और पेएबल पीएल में तो जाना ही है, तो पीएल में डाल दिया। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ अमाउंट मत देखना, 6,000 नहीं देखना है, एंट्री समझ में आई। ठीक है, अब बेटा अब क्या होगा, अगले साल क्या अकाउंटिंग होगी, अगले साल ऐसे अकाउंटिंग होगी। तो अब मैं इसी को चलो पहले बता देता हूँ, फिर इसके बाद अब ये बताता हूँ 6,000 कैसे आया। तो देखो बेटा हम लोग का जो एम्प्लॉय था हमने उसको छुट्टी दी थी 15 दिन की, 3 दिन वो आया था, तो कितने दिन नहीं आया था, 12 दिन। एक दिन का होता है 1,000, तो 12 दिन का कितना हुआ, 12,000। लेकिन ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपको फाइनल्स में भी पढ़ना है, यही सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा एडवांस लेवल पे, समझ आए, जैसे यहाँ सब चीज़ें दे रखी होती हैं वहाँ पे क्या होगा, वो सब एक एक चीज़ निकालना होगा। ठीक है, तो फाइनल में भी पढ़ना है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे ये काम होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कहा जाता है कि ठीक है 15 दिन की छुट्टी दी, 3 दिन नहीं आया, तो 12 दिन आया, तो अब 12 दिन की छुट्टी कब लेगा, वो अगले साल लेगा। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है इस एम्प्लॉय का पैटर्न देखो, ये छुट्टी लेता भी है कि नहीं लेता, समझ आए। कुछ लोग को अवार्ड नहीं मिलता है कि कभी ऑफिस ही नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए, हाँ उनको अवार्ड मिलता, होते हैं ऐसे कुछ लोग। तो अब क्या है, अब कहा जाएगा जरूरी नहीं है 12 दिन की छुट्टी लेगा, तो कहेंगे अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये छुट्टी लेगा ही 12 दिन की। तो अब क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया होगा, इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है इसको देख के फिर प्रोविजन बनाओ, वरना प्रोविजन गलत हो जाएगा। अकाउंट में क्या लिखते हो, ट्रू एंड फेयर या अनट्रू अनफेयर, तो जितने दिन की छुट्टी लेगा उतने का ही प्रोविजन बनाना उचित है ना, ज्यादा क्यों बनाओगे, समझ आए। तो ये देखो अब क्वेश्चन में लिखा है चांसेस हैं कि वो 50% चांसेस हैं कि वो छुट्टी लेगा। तो अगर कभी ये कहा जाए 12 दिन की छुट्टी लेने के 50% चांसेस हैं, तो इसका मतलब इसका 50% निकाल लो, 6 दिन की छुट्टी लेने के 100% चांसेस हैं, समझ आए। 6 दिन की छुट्टी लेने के 100% चांसेस हैं। तो हम प्रोविजन कितने का बनाएंगे, 6 दिन की सैलरी का। अब 12 दिन का 12,000, 6 दिन का, तो एंट्री बनेगी ये एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एसटीसीए, और इसको पीएल में डाल दिया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर एंट्री होगी प्रोविजन टू सैलरी। अब ये नेक्स्ट ईयर वाला मैं समझा रहा हूँ, बताओ अब नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचो, बताओ एक साल में कितने दिन हुए बेटा, 365, एक साल में कितने दिन हुए, 365।
तो 365 दिन की सैलरी जब देते हो तो क्या एंट्री होती है? एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझना, जैसे मान लो एक दिन का 1 रुपया, समझाने में इजी रहेगा। एक दिन का 1 रुपया, तो 365 दिन का कितना हो जाएगा? 365 रुपये। अच्छा, अब इनको 6 दिन का और इनको देना है, बोलो। अब जब अगले साल हम लोग सैलरी देंगे तो क्या होगा? अगले साल जब हम लोग सैलरी देंगे तो सैलरी तो देनी चाहिए 365 दिन की, लेकिन इसमें 6 दिन पिछले हैं ना। 6 दिन कब के हैं? लास्ट ईयर के हैं। तो अब हम लोग ये एंट्री पास करते हैं, हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो करंट ईयर की सैलरी दी, जो करंट, मान लो अगले साल हमने 365 दिन की सैलरी दी मान लीजिए, तो 365 में से 359 डेज जो हैं, 350 359 डेज जो हैं, ये तो बेटा 359 डेज, ये तो नेक्स्ट ईयर के हैं। और जो 6 दिन का है वो कब का है? लास्ट ईयर वाला। 6 दिन कब का है? लास्ट ईयर वाला है। तो जब उसको हम लोग, उसकी सैलरी जब हम लोग देंगे, तो अब हम लोग एंट्री क्या करें? तो अब हम लोग ऐसे कर लेते हैं बेटा, देखो अब यहाँ समझिएगा, बताओ, सैलरी टू कैश ये समझ में है 359। और मान लो अगर उसने 6 दिन का पैसा छुट्टी ले ही ली, 6 दिन की छुट्टी उसने ले ही ली, तब भी तो उसका पैसा दोगे ना उसको। ये बताओ, दो तरह की छुट्टी होती है, एक पेड और एक अनपेड। ठीक है, यहाँ पे कौन सी छुट्टी पढ़ रहे हो? अलाउड लीव। अलाउड का मतलब क्या होता है? ऑफिस आओ चाहे मत आओ, उसका पैसा मिलेगा। मतलब ऑफिस नहीं आएंगे तब भी पैसा मिलेगा, तो इसका पैसा तो नहीं कट रहा है ना। बोलो सब लोग। 15 दिन की छुट्टी जो जो मिली, इसका क्या मतलब है? 15 दिन मत आओ लेकिन उसका पैसा आदमी को मिलेगा, कंपनी देगी, उसके बाद जब जाएगा तब पैसे कटेंगे ना। तो अब 15 में से 3 दिन आया, 12 दिन नहीं आया, तो 12 दिन की छुट्टी उसकी एक्सटेंड हो रही है, नेक्स्ट ईयर जा रही है, तो उस 12 दिन का पैसा तो हमको देना पड़ेगा ना बेटा इसको। तो अब हम क्या करेंगे? पहले हमने 6 दिन का प्रोविजन बना लिया, फिर नेक्स्ट ईयर हम ऐसे एंट्री करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर की सैलरी है वो तो ये हुआ, और करंट ईयर वाली जब अगले साल दोगे तो ये हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू। मान लो 6 दिन का ये है, 6 कहाँ से आया? 12 दिन था, 12 दिन था और उसका 50% चांस है। ठीक है, तो अब ऐसे होगा बेटा, अब उसके लिए हम लोग, और ये जो 6 दिन का है इसको तो हम पहले ही बुक कर चुके हैं ना, ये जो यहाँ डेबिट किया था यही तो था ना सैलरी, लेकिन ये दिया नहीं था ना हम लोगों ने, तो इसी एंट्री को रिवर्स करेंगे। क्या करोगे? रिवर्स करेंगे इसको। रिवर्स करेंगे तो एंट्री हो गई, सैलरी क्रेडिट हो गई और प्रोविजन डेबिट हो गया। फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में है? एक आखिरी बार और बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। चलो अब बताओ, कितने दिन की छुट्टी उसको अलाउ करी थी हम लोगों ने? 15 दिन की। 3 दिन की छुट्टी ली उसने, कितने दिन की नहीं ली बेटा? 12 दिन की छुट्टी नहीं ली। तो अगर 12 दिन की छुट्टी उसने नहीं ली तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 दिन की छुट्टी वेस्टेड है। वेस्टेड है तो कब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी? नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। जब नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी तो अब ऐसे होगा, करंट ईयर में एंट्री होगी एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एसटीसीए। अब इसको लिखने का मतलब क्या हुआ? वो खर्चा हमने बुक कर लिया, बुक मतलब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पे नहीं किया है। बोलिए, लिख लिया ना। अरे आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, बोलो यही होता था। तो भाई सैलरी की जगह लिखा है एम्प्लॉय कॉस्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर दिस। ठीक है, अब याद करो पीएल में, जब ट्रेडिंग पीएल पढ़ते थे, जब हम लोग पीएल बनाते थे, तो पीएल में आप सैलरी भी लिखते थे और इसी में आउटस्टैंडिंग वाला ऐड करके लिखते थे। याद आ रहा है? तो ये देखो, पीएल में जो दिया होगा वो तो गया ही गया, जो नहीं दिया वो भी पीएल में चला गया, तो करंट ईयर का खर्चा करंट ईयर में बुक हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो गया है ना। अब नेक्स्ट ईयर जब हम लोग आएंगे तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्यों कर देंगे? ये देखो बेटा, रिवर्स क्यों कर देंगे? रिवर्स इसलिए कर देंगे, देखो एम्प्लॉय कॉस्ट तो जा चुकी है, कैंसिल हो गया डेबिट क्रेडिट। हमारे पास किसका? पीएल कैपिटल में चला गया होगा। पीएल का बैलेंस कहाँ चला गया होगा? कैपिटल में। कौन सा बैलेंस बच रहा है? प्रोविजन का। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होगा।
तो जब अगले साल जाएगा तो इस प्रोविजन को, ये क्रेडिट है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, और सैलरी को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एक साल का खर्चा उसी साल में बुक हो गया और अगले साल हमने इसको कैंसिल भी कर दिया, ये मानते हुए कि उसने छुट्टी ले ली। अगर उसने छुट्टी ले ली तो हमने क्या किया, इस प्रोविजन को कैंसिल कर दिया। अगर उसने छुट्टी ले ली तो हमने इस प्रोविजन को कैंसिल कर दिया। फिर से बताऊं, ये नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, पिछले साल क्या किया हम लोगों ने, प्रोविजन बना लिया, मतलब उसने छुट्टी ली नहीं थी, लेकिन हमने कहा है इस साल की छुट्टी हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर ले रहे हैं, लेकिन चांसेस तो हैं आधे ना कि 50% चांसेस हैं कि छुट्टी लेगा, तो पहले इस साल लिख लो, अगले साल जब वो लेगा तो हम क्या करेंगे, उसी को रिवर्स कर देंगे, नहीं लेगा तो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, जब वो छुट्टी लेगा तब वो ऐसे रिवर्सल होगा। कैरी फॉरवर्ड की बताओ तुम, एक साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है, इसकी एक एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री बचपन में पढ़ा होगा, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल, डेबिट में डिफरेंस आए तो गुडविल, ये एंट्री। अब वो सब कई चीजें मिक्स हो जाएंगी। अरे ओपनिंग का मतलब क्या है, वो बैलेंस शीट में तो पड़ा ही रहेगा ना प्रोविजन, जब तक वो डेबिट नहीं होगा तब तक तो है ही ना अपने पास, जब छुट्टी लेगा तो कैंसिल कर देंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा इतना पढ़ा था। अब आगे बढ़ो, आज की क्लास हम लोगों ने यहाँ से शुरू करी, ये मैंने लिखवाया, अब जरा यहाँ आइए। हाँ बेटा, मेरी बात सुनो, अपने मन से हम लोग किसी चीज को कॉम्प्लिकेट क्यों करें। तुम ये कहना चाह रहे हो 365 दिन में से 20 दिन फिर छुट्टी मिली होगी, यही कहना चाह रहे हो ना। हम्म। लास्ट ईयर में, हाँ, बताओ कितने दिन काम किया होगा। अरे इसी से पता चल जाएगा बेटा, 365 दिन में 15 दिन छुट्टी मिलती है, तो आदमी कितने दिन आएगा, 350 दिन। इसको कितने दिन आना चाहिए था, 300, इस 365 दिन में से कंपनी कितने दिन की छुट्टी देती है, तो एम्प्लॉय आएगा कितने दिन, 50 दिन आएगा, लेकिन ये 12 दिन एक्स्ट्रा आया है। ये 12 दिन एक्स्ट्रा है, हमने इसको सैलरी, हम कितने दिन की छुट्टी देते हैं, 365 दिन, साल भर में होते हैं 15 दिन की, तो हम छुट्टी देते ही हैं, कितने दिन आना चाहिए, 350 दिन आना चाहिए ना, लेकिन ये 15 के बजाय 3 दिन खाली छुट्टी लिए हैं, तो इसी में से 3 घटा दो, कितने दिन आए होंगे, 365 दिन में से हम 15 दिन की छुट्टी देते हैं, तो सैलरी देने कितने दिन की चाहिए, 350 दिन की सैलरी दी होगी, उसकी एंट्री बन गई होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो चली गई पीएल में, और पीएल में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, 350 ये चला गया पीएल में। अब बचा कितने दिन, 15 दिन। 15 दिन ये काम न करते तब भी हम इसका पैसा इनको देते, मतलब हम तो पैसा पूरा देते ना 365 दिन का, आओ चाहे मत आओ। ये कौन सी लीव है, पेड लीव या अनपेड लीव्स, पेड होती है, पेड का मतलब खाते से पैसे कट जाएंगे, अनपेड का मतलब पैसे नहीं कटेंगे। तो अब ये क्या है, कंपनी कहती है साल में होते हैं 365 दिन, लेकिन हम 15 दिन की छुट्टी तुम्हें दे रहे हैं, 15 दिन तुम छुट्टी लो चाहे मत लो, फिर भी हम क्या करेंगे, 365 दिन का पैसा आपको देंगे। एक साल में कितने दिन हुए, 365, 15 दिन की छुट्टी अलाउ है, मतलब अलाउ मतलब नहीं आओगे तो भी पैसा नहीं कटेगा, पैसे कितने दिन के मिलेंगे, 365 दिन के पैसे मिलेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है नहीं, एम्प्लॉय क्या बोलता है, ये 15 दिन हम ना आते तो भी हमें पैसा मिलता, और हम तो आए, तो लो उसका हमें एक्स्ट्रा पैसा दो। एम्प्लॉय क्या बोल रहा है, हम अगर ना आते तो भी हमें उसका पैसा मिलता, और अगर हम आए हैं तो क्या करेंगे, हमें, हम तो 3 दिन नहीं आए ना, बाकियों का क्या करो, हमें एक्स्ट्रा पैसा दो, एक्स्ट्रा पैसा दो। तो उसी को जब हम लोग बुक करेंगे तो अब हमने पैसा दिया नहीं, हमने क्या बोला, वो छुट्टी तुम अगले साल कैरी कर लेना, नेक्स्ट ईयर जब तुम्हें छुट्टी मिलेगी तो तुम अगले साल लेना।
तो तो पहले हमने प्रोविजन बनाया और नेक्स्ट ईयर उस प्रोविजन को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। अगर उसने छुट्टी ले ली, न छुट्टी लेता तो ये एंट्री ना होती, तब ये प्रोविजन ऐसे ही पड़ा रहता। जब वो छुट्टी लेगा तब ये रिवर्सल की एंट्री होगी। मतलब यहां हमने क्या किया, प्रोविजन बनाया 6 दिन का, और जब वो छुट्टी ले लेगा तो क्या कर देंगे, प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। चलो अब ये सारे कंसेप्ट पे एक मैंने एग्जांपल बना रखा है, ये देखो जरा बेटा, पहले इस पे एंट्री करो फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़िए जरा, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है सैलरी पर डे, रोज की छुट्टी हम लोगों ने दी, रोज का पैसा दिया 1,000 रुपए का। डिटेल ऑफ लीव्स क्या क्या है देखो, ए को 60 दिन की छुट्टी दी, ए को हमने 60 दिन की छुट्टी ली, 40 दिन उसने छुट्टी लिया, तो बताओ बचा कितना दिन। सब लोग स्क्रीन पे देखो, 60 दिन की छुट्टी दी थी, उसने कितने दिन छुट्टी ली, 40 दिन, तो बचा कितना, 20। 20 में से 15 का पैसा ले लिया उसने, वेस्टेड का मतलब क्या होता है, और 5 क्या करा उसने, कैरी फॉरवर्ड करवा दिया। अब ये 5 छुट्टी वो अगले साल लेगा, इसके 90% चांसेस है। दोनों एक साथ आने लगा ना, वेस्टेड और अनवेस्टेड। फिर देखो इंप्लॉय बी को कितने दिन की छुट्टी दी थी, 80 डेज की, कितना उसने अवेल किया, तो कितने दिन बचा, 30 डेज, और 30 में से उसको 20 दिन का पैसा दे दिया गया, और 10 दिन क्या किया हम लोगों ने, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और इस 10 दिन की छुट्टी वो नेक्स्ट ईयर लेगा, इसके कितने चांसेस हैं, 80%। ऐसे यहाँ एम्प्लॉय सी का, एम्प्लॉय डी का, एम्प्लॉय ई का, ये सब दिया है। अब हमसे कह रहा है इसकी एंट्री बनाओ, तो अब चलिए इसकी इसकी हम लोग एंट्री बनाएंगे। और नोटिस करो एक बात, सब बच्चे सामने देखो, देखो बेटा, चाहे हो वेस्टेड लीव्स, कौन सी हो, फोकस करिए, चाहे वेस्टेड हो, बेटा प्रोविजन तब भी बना था, वेस्टेड में ही प्रॉमिस करते हो ना पैसा अगले साल देंगे, इस साल तो देते नहीं हो, क्या एंट्री बनाते हो, एम्प्लॉय कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर एसटीसी है, फिर पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय कॉस्ट, और यहां अनवेस्टेड में जब पैसा नहीं देते हो तब भी वही एंट्री होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर एसटीसी है और पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय कॉस्ट। तो चाहे हम पैसे देने का प्रॉमिस करें या छुट्टी आगे बढ़ाएं, दोनों ही केस में हमें प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपका वेस्टेड है, प्रोविजन इसका भी बनेगा, क्योंकि पैसा इमीडिएटली थोड़े ना दे दिया होगा हम लोगों ने, नेक्स्ट ईयर देंगे ना। और जो अनवेस्टेड है, प्रोविजन इसका भी बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां नीचे लिखिए इसके आंसर में सॉल्यूशन, आंसर में लिखिए नंबर 1, फुल प्रोविजन proportionate proportionate प्रोविजन। चलो जल्दी से बताओ, फुल प्रोविजन किसका बनेगा, प्रोपोर्शनेट किसका बनेगा, किसका फुल बनेगा, वेस्टेड का। क्यों, उसका पैसा देना है, तो पैसा तो आदमी लेगा ही लेगा, लेकिन जो अनवेस्टेड है उसमें क्या है, उसमें चांसेस हैं कि वो छुट्टी लेगा कि नहीं लेगा। तो अब हम लोग ऐसे लिखेंगे 15, 20, 12, 5 और 10 और 5, 15 + 20 + 12 + 10 + 5, इतने दिन का तो 1,000 रुपए के हिसाब से पूरा प्रोविजन बनेगा। 15 + 20 + 12 + 10 + 5, 62 डेज का 62,000 हो गया। और यहाँ देखो 5 दिन छुट्टी लेने के 90% चांसेस हैं, 10 दिन के 80% चांसेस हैं, 12 दिन के 10% नहीं, 5 दिन के 90, 10 दिन के 80, 8 दिन के 10, 8 दिन छुट्टी लेने के 10% चांसेस हैं, और 10 दिन छुट्टी लेने के 80% चांसेस हैं। अब ये जो आएगा इसको हम लोग 1,000 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे इसका प्रोपोर्शनेट प्रोविजन।
5 दिन छुट्टी लेगा वो कि नहीं लेगा, इसके 90% चांसेस है। तो ये आ गया हमारे पास 4.5 प्लस 8 प्लस 0.8 प्लस 8 और इंटू 1000। 4.5 प्लस 8 प्लस 0.8 प्लस 8 21.3 इंटू 1000। तो बेटा ये आया 21.3 इंटू 1000, इसका मतलब हुआ 21,300। ठीक है, अब एंट्री बना लो। अब बोलो सब बच्चे, चाहे वेस्टेड हो या अनवेस्टेड हो, एंट्री एक ही हो रही थी कि नहीं हो रही थी? पहले प्रोविजन बनाते हो, फिर कहाँ ट्रांसफर करते हो? पीएल में। तो एंट्री वही हो जाएगी। बोलो पहली एंट्री क्या थी? एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एसटीसीए। तो यहां पे भी ऐसे लिखेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एसटीसीए टू प्रोविजन फॉर एसटीसीए। अपने अलग, अपने समझने के लिए अलग अलग कर लिया। वेस्टेड वाला अलग लिख दिया, अनवेस्टेड वाला अलग लिख दिया। हालांकि जाएगा दोनों एक ही अकाउंट में। तो ये वाला आया था 62,000, ये वाला आया 21,300, टोटल आ गया 83,300। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, और जब पीएल में भेजोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉस्ट 83,300 चला गया बेटा पीएल में। बीइंग एम्प्लॉय कॉस्ट रिटन ऑफ, being employee cost written off। चाहे वेस्टेड हो तब भी वही एंट्री होगी, चाहे अनवेस्टेड हो तब भी वही एंट्री होगी। ठीक है, इधर देखो सामने, दोनों एक ही चीज है। एक बार और देखो, यहाँ क्या लिखा था बताओ? ये वेस्टेड वाला केस है। वेस्टेड में क्या था? एम्प्लॉय कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर एसटीसीए, पीएनएल टू एम्प्लॉय कॉस्ट। और यहाँ भी देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर एसटीसीए, पीएनएल टू एम्प्लॉय कॉस्ट। अब यहाँ पैसा देते हो तो वही प्रोविजन उल्टा करके पैसा दे दिया, और यहाँ छुट्टी के बदले में छुट्टी मिलती है तो प्रोविजन टू सैलरी। समझ आया ना? यहाँ पैसा दिया था इसलिए कौन क्रेडिट हो गया? पैसा क्रेडिट हो गया। और यहाँ पैसा नहीं क्रेडिट हुआ क्योंकि पैसे नहीं दिए, क्या दिए? छुट्टी दी। सैलरी क्यों क्रेडिट हुई? इस साल ज्यादा सैलरी दी ना उसको। अरे इस साल वो कम आया होगा ना बेटा। क्या है, 6 छुट्टी पिछले साल की बची थी। बोलो सब बच्चे। तो इस साल हम जितनी छुट्टी देंगे, एक तो वो लेगा, उसका भी हम पैसा देंगे, और 6 दिन पिछला भी नहीं आएगा, हम उसका भी पैसा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितना इस साल वाला है उसको तो लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 2 मिनट के लिए ऐसे मान लो, 365 दिन में से 6 दिन हटा दिए तो 359 डेज इस साल का, इसको तो हम पीएल में डाल देंगे, पीएनएल टू सैलरी।
और 6 दिन वाला जो बचेगा, जो 6 दिन वाला बचेगा बेटा, उसका भी तो पैसा दोगे। तो यहाँ पे 6 दिन और 6 दिन ये भी तो, लेकिन ये 6 दिन हम पीएल में ले नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि ये पिछले साल का खर्चा है, इस साल के पीएल में केवल इस साल का जाएगा ना, समझे? तो अब क्या करते हैं, वही 6 दिन वाली जो सैलरी है वो क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट करके सैलरी खत्म हो जाएगी। अब समझ में आया क्या था? बोलो, क्लियर हुआ? जब हम लोग सैलरी देंगे तो क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने 365 दिन की मान लो सैलरी दे दी, और पीएल में जाएगा पीएनएल डेबिट टू सैलरी। यहाँ 365 दिन अगर हम लेके चले जाएं, तो इस 365 में क्या है, 6 दिन का तो पैसा हम दे रहे हैं पिछले साल का, और पिछले साल वाला खर्चा पिछले साल के पीएल में जा चुका है, तो इस साल पीएल में नहीं जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से पीएल में कितना जाएगा, 359 कितना जाएगा। अब नोटिस करो, सैलरी में अभी 6 का बैलेंस बचा है, सैलरी अभी डेबिट है ना, तो उसकी एंट्री होगी, वही जो प्रोविजन क्रेडिट है वो प्रोविजन क्या हो जाएगा, डेबिट, और सैलरी क्रेडिट कर देंगे कितने से, उसी 6 दिन से। अब समझ में आई कहानी? ये है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बेटा, यहाँ तक आपने देख लिया, दोनों का प्रोविजन बनता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे आके हम लोग का पहला कंसेप्ट खत्म हो जाता है, शॉर्ट टर्म। अब हम लोग शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट। हेडिंग बनाइए, कंसेप्ट नंबर 2, रिटायरमेंट बेनिफिट। कंसेप्ट नंबर 2, रिटायरमेंट बेनिफिट। कंसेप्ट नंबर 2, रिटायरमेंट बेनिफिट। लिखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट दो टाइप के होते हैं। एक होगा डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, या इसी को बोलते हैं बेनिफिट प्लान। दूसरा है बेटा डीसीओ, डीसीओ इसको बोलते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन प्लान। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन प्लान, डीबीओ, डीसीओ। लिखिए आगे, डीबीओ को 3 अलग अलग स्टेप्स में हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए, स्टेप 1, प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड। स्टेप 2, एक्चुरियल अजम्पशन। स्टेप 3, प्लान एसेट्स। स्टेप 4, पास्ट सर्विस कॉस्ट। स्टेप 5, curtailment।
5 अलग अलग स्टेप्स में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अभी इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेप 1, प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड। प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड। एक्सप्लेनेशन। पूरा डीबीओ पढ़ने के लिए हम लोग को ये 5 स्टेप करना होगा। उसमें से हम लोग पहला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। लिखिए, फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। पहला स्टेप है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एनुअल अमाउंट of DBO on the basis of actuarial assumption. Step 2, calculate present value of each year contribution. Step 3, calculate interest cost. Calculate interest cost on outstanding balance in DBO account. Step 4, annual contribution and interest shall be transferred to P&L. These are assumed as total expense of current year. एक एग्जाम्पल लिखो बेटा, तब इसको समझाते हैं। लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है प्रेजेंट सैलरी करेंट ईयर की दे रखी है 10,000 पर मंथ। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट
10% per annum for each year. थर्ड पॉइंट में लिखिए ग्रेच्युटी promised by company 2% of final salary at the time of retirement. For each year. आगे बेटा पॉइंट 4 में लिखिए रिमेनिंग सर्विस पीरियड थ्री ईयर डिस्काउंटिंग करनी है 10% के रेट से अप्लाई प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड PCUM इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। हो गया? चलो अब सब बच्चे सामने देखो बेटा पूरे एएस में अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है तो यही है जो अब आप पढ़ने जा रहे हो। क्वेश्चन भी आएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में से आता है। अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या था, चाहे वेस्टेड होगा चाहे अनवेस्टेड होगा दोनों में पहले प्रोविजन बनेगा। क्या एंट्री बनी थी? एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एसटीसी है, फिर अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। वेस्टेड है तो अगले साल प्रोविजन डेबिट करके पैसा दे दिया, अनवेस्टेड है प्रोविजन डेबिट करके सैलरी को क्रेडिट कर दिया, तो उसमें निपट गया। अब ध्यान से सुनना ये क्या कहानी है, देखो जरा सब लोग देखिए। चैप्टर का नाम था इस हम लोगों के AS15, इसमें हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट की बात कर रहे थे। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में पहले हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अब शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बारे में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा अगर हमारा ईयर यहाँ शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ तो इस ईयर में जो पैसा एम्प्लॉय की बेनिफिट का वो पैसा जो हम पे कर चुके हैं या अगले 12 महीने में पे कर देंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। क्या बोलते हो? अब बेटा बात हो रही है जो 12 महीने के बाद दोगे उसको रखा गया है रिटायरमेंट बेनिफिट में। ये देखो जो 12 महीने के बाद दोगे वो किस में आएगा? रिटायरमेंट बेनिफिट में। अब ये क्या चीज होता है? ये क्या चीज होती है? देखिए खूब ध्यान से सुनना, बताओ। इनकम टैक्स में सैलरी वाला चैप्टर सबने पढ़ा हुआ है। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको ग्रेच्युटी देते हो। देखो अब 100% फोकस यहाँ पे चाहिए, ठीक है? जब तक ये वाला कंसेप्ट चलेगा। बताओ फिर से एक बार। अच्छा देखो है क्या इस कंसेप्ट में, ये 5 स्टेप में डीबीओ पढ़ पाओगे। पूरा डीबीओ पढ़ने के लिए 5 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अभी हम लोग खाली पहला पढ़ रहे हैं। जो लिखा भी है एग्जाम्पल किस पे है? पहले पे है। समझ में आया? ये जब पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या चीज़ है। अभी धीरे धीरे एक साथ नहीं।
चलो अब समझते हैं जरा। तो हमने शुरू किया रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है? जब कोई आदमी रिटायर होगा तो उसको रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग ग्रेचुटी का पैसा देते हैं। बोलो बेटा, देते हो? पीएफ देते हैं, एन्यूटी देते हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई पैसा जो हमने उसको प्रॉमिस कर रखा है कि रिटायरमेंट के टाइम पे देंगे। जरा देखिएगा इधर, बताओ मुझे। सपोज करो कोई एक एम्प्लॉय है, वो यहाँ पे रिटायर होगा, तो हमने उसको प्रॉमिस किया है हम ग्रेचुटी देंगे, हम ग्रेचुटी देंगे। हमने उसको प्रॉमिस किया है, हमने यहाँ उसको प्रॉमिस किया है हम उसको ग्रेचुटी देंगे, और यहाँ वो रिटायर होगा मान लो 3 साल के बाद। रिटायर तो 30 साल 20 साल 15 साल होंगे, लेकिन उतना लंबा अकाउंटिंग नहीं चल पाएगा ना। अकाउंटिंग वैसे ही चलेगा जैसे 3 साल का होता है, समझ आए? तो ज़्यादातर हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे 3 ईयर 5 ईयर उसी में निपट जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो। मान लीजिए हमने किसी पूरा फोकस रहना सब लोग, जहाँ नहीं आएगा पूछना, ठीक है? यहाँ एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, हमने कहा है तुमको यहाँ हम ग्रेचुटी देंगे। तो अब बताओ बेटा, अच्छा और ग्रेचुटी देंगे, अब ये वाला साल निकल गया, हम यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ उसको ग्रेचुटी दोगे, ये सर्टेन है या अनसर्टेन है? सर्टेन है। आप सबने बार बार मैं ग्रेचुटी इसीलिए बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स में पढ़े हो, हर साल की सैलरी के हिसाब से पे होता है, ठीक है? हर साल की। तो ये बताओ, कुछ इस साल का बनेगा, कुछ इस साल का बनेगा, कुछ इस साल का बनेगा, वो सब जोड़ जाड़ के वहां दिया जाएगा, दिया जाएगा। चलो फिर से बताओ, एम्प्लॉय यहाँ रिटायर होगा, हम उसको ग्रेचुटी देंगे, ये सर्टेन है या अनसर्टेन है? सर्टेन है। ग्रेचुटी कितनी दी जाएगी ये भी निश्चित होता है ना? होता है, लेकिन अब हम लोग अपने उसमें इनकम टैक्स वाला कंसेप्ट मत लगाना, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, प्रेजेंट सैलरी एम्प्लॉय की कितनी है? 10,000 पर मंथ। अभी कोई लिखेगा नहीं, जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा, समझो अभी। देखो यहाँ हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं बेटा 10,000 पर मंथ की, आज की सैलरी है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। फिर एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट 10% ईच ईयर, हमने उसको प्रॉमिस किया है हर साल तुम्हारी सैलरी 10% से बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, सैलरी बढ़ा देंगे। ग्रेचुटी का प्रॉमिस हमने किया है 2% देंगे तुमको फाइनल सैलरी का। 2% किसका? फाइनल सैलरी का। यही देखना है, तो इसका मतलब ये हुआ 12,000 तो आज की सैलरी है, 12,000 जो था, 10,000 सॉरी। ठीक है, देखो 10,000 उसकी आज की सैलरी है, प्लस 10% और प्लस 10%। तो जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो फाइनल सैलरी कितनी बनेगी महीने की? 12,100। तो उसका बेटा 2%, ग्रेजुटी कितनी बनेगी? 242 रुपये हर साल की। ईच ईयर है ये, 2% किसका है? ईच ईयर का है। तो 242 रुपये की ग्रेजुटी हर साल की बनेगी। तो 242 की ग्रेजुटी यहाँ बनेगी, 242 की ग्रेजुटी यहाँ बनेगी, 242 की ग्रेजुटी यहाँ बनेगी। पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है? बोलो, सबको यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो, समस्या क्या है स्क्रीन पे देखिए। अब ये वाला ईयर तो निकल गया, हम यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अब बताओ बेटा, एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दोगे उसमें कोई डाउट है या निश्चित है देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अकाउंटिंग हम लोग करते हैं प्रूडेंट कंसेप्ट से। कैसे करते हैं? क्या लिखा है उसमें? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस। 3 साल बाद मुझे ये नुकसान होगा, इस साल का 242, अगले साल का 242, उसके बाद का 242, इकट्ठा हम उसको देंगे। बोलो सब लोग, देंगे ना बेटा? हमें उसको 242 रुपये 3 साल के, मतलब 726 रुपये मुझे उसको देने हैं, जिसमें से 242 यहाँ का होगा। रिलेट हो रहा है? इसकी अकाउंटिंग हमें आज करनी है। कब करनी है? आज करनी है। चलो अब यहाँ तक रिवाइज करो, बताओ मुझे क्या है। एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 10,000। पूरा इन्वॉल्व रहना 10,000। क्या हमने प्रॉमिस किया है ग्रेचुटी? ग्रेचुटी किस पे देंगे? फाइनल सैलरी पे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो और क्या प्रॉमिस किया है? 10% सैलरी बढ़ेगी, तो प्लस 10% अगले साल का, प्लस 10%। अभी सब लगवाऊंगा, ऐसे समझा रहा हूँ। तो जब रिटायर होगा उस टाइम पे सैलरी कितनी बन रही होगी? 12,100 रुपये। इसका बेटा 2% बनता है 242 रुपये एक साल का। तो इसका मतलब 3 साल का कितना बना? 726 रुपये। तो ये 726 रुपये, फोकस करो सब बच्चे,
ये 726 रुपये हम उसको यहाँ देंगे, ये 726 रुपये यहाँ देंगे, लेकिन इसमें से 242 यहाँ का है, 242 यहाँ का है और 242 यहाँ का है। पहले बताओ यहाँ तक समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो 726 दिया इसमें से 242 फर्स्ट ईयर का है, 242 सेकेंड ईयर का है और 242 थर्ड ईयर का है। अब देखो यहाँ का 242 हम उसको देंगे, मेरी लैंग्वेज ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस साल के लिए 242 रुपये हम उसको यहाँ देंगे, ये निश्चित है। तो मुझे इसका यहाँ प्रोविजन बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? प्रोविजन बना लेना चाहिए, प्रोविजन बना लेना चाहिए। ठीक है। तो जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा बेटा, जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो एंट्री वही होगी, अभी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और फिर अगला होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉस्ट। एंट्री यही होगी। ईमानदारी से बताओ यहां तक समझ आ रहे हैं? अब कहानी ये है बेटा, 242 देंगे 3 साल बाद। 242 कब दोगे? तो बेटा ऐसा हो सकता है ना, वो जो 242 है वो आज के 230 रुपए के ही बराबर हो। पैसे की कीमत घटती है लगातार, तो ऐसा हो सकता है आज जो सामान 230 रुपए में मिलेगा वही 3 साल बाद कितने में मिलेगा? 242 में मिलेगा। AS15 कहता है, फोकस करना, आप देखो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। AS15 क्या बोलता है? एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो उसको 242 रुपए हर साल के तुम दोगे। प्रूडेंट कंसेप्ट लगाओ। प्रूडेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस। तो जो भविष्य में नुकसान होगा उसका हम प्रोविजन आज बनाएंगे, लेकिन वो कहता है प्रोविजन बनाओ आज की वैल्यू पे। किस पे बनाओ? प्रेजेंट वैल्यू पे। किस पे बेटा? तो मुझे पहले तो ये निकालना पड़ेगा 2 साल बाद का 242 आज के कितने पैसे के बराबर है। समझ में आया? क्या निकालना पड़ेगा? 2 साल बाद का 242। 2 साल क्यों आ गया? अरे अकाउंटिंग यहां हो रही है ना, तो ये वाला ईयर तो निकल ही गया भाई। जब इस पूरे साल काम करेगा तब उसका 242, इस पूरे साल काम करने के बाद तब उसका बनता है ना 242 जो हम देंगे। तो अकाउंटिंग कब होगी? एट द एंड। तो हम उसको 242 कब देंगे? 2 साल बाद। तो अब हमें देखना होगा ये 242 आज के कितने के बराबर है। एंट्री वही होगी। क्या एंट्री होगी? एम्प्लॉय कॉस्ट। अभी मैं इसका नाम चेंज करूंगा बस, ठीक है। एंट्री वही है, दिमाग में ऐसे बैठा लो। क्या एंट्री होगी? एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अगली एंट्री क्या होगी? P&L डेबिट टू एम्प्लॉय कॉस्ट। लेकिन बेटा ये एंट्री होगी किस पे? प्रेजेंट वैल्यू पे। किस पे होगी? सब बच्चे रिलेट कर पा रहे हो? तो ये एंट्री होगी प्रेजेंट वैल्यू पे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर क्या करना होगा? पहले साल की एंट्री करनी पड़ेगी। फिर सेकंड ईयर और आगे बढ़ेंगे। चलो इतना काम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सोल्यूशन शुरू करो सब बच्चे। सब लोग सोल्यूशन शुरू करिए, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे। सेम यही चीज बेटा फाइनल में भी है, वहां थोड़ा और डिटेल में तुम लोग पढ़ते हो। चलो अब यहां देखो, पहले स्टेप में हम लोग निकालेंगे फाइनल सैलरी। फाइनल सैलरी तो आज बेटा उसको मिल रहा है 10,000 रुपए। आज 10,000 रुपए मिल रहा है, और इसी को अगर मैं बढ़ा दूं *1 * 1.1 * 1.1 तो ये आ जाएगा 12,100। ये आ जाएगा 12,100। ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा मैंने इसमें, देखो ये 1.1 का मतलब, अगर यहाँ पहले साल 1 रुपए सैलरी थी तो दूसरे साल कितनी हो गई? 1 रुपए 10 पैसे। और फिर ये पूरा बढ़ के कितना हो गया? 10% ये बढ़ गया। समझ आए? एग्जाम में ऐसे लिखना है, आप अपने समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो। 10,000 लिखा प्लस 10% और प्लस 10%, तब भी आ गया 12,100। फाइनल सैलरी आ गई। अब बेटा निकालेंगे ग्रेचुटी कितने की होती है। तो यहां लिखो एनुअल ग्रेचुटी
एंड टोटल ग्रेचुटी, एनुअल ग्रेचुटी एंड टोटल ग्रेचुटी। तो अब ये देखो 12,100 का 2% आ गया 242 रुपये। ये है एनुअल। अगर 242 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया टोटल। ये आ गया टोटल। अब सी पॉइंट में निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल ग्रेचुटी। तो हम लोग लिखेंगे ईयर, पहले हम लिखेंगे ईयर, फिर हम लिखेंगे एनुअल ग्रेचुटी, फिर हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। वन, टू एंड थ्री। ठीक है, अब लिखना बंद करके 2 मिनट स्क्रीन पे देखो। इसमें बहुत डाउट आता है तो इसलिए बताओ, फोकस करो सब बच्चे। चलो इधर देखो, बताओ अब क्या हुआ। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, और ये तीसरा साल है। तो यहाँ हम इसको 242 रुपये दे रहे हैं, और यहाँ ये कितना है मुझे ये लिखना है। फाउंडेशन में सबने पढ़ा था अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। तो यहाँ से P क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, और A क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। तो P कैसे आएगा बेटा, A अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। तो अगर मुझे इसकी 2 साल पहले की कीमत निकालनी है तो मैं लिखूंगा 242, यही लिख देखना ध्यान से। और 1 प्लस मुझे R चाहिए, R क्वेश्चन में है, ये देखो डिस्काउंटिंग मतलब 10%, 10% से करना है। तो 10/100 और यहाँ लिख दिया पावर में 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 242 और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, इसको 10 से डिवाइड करोगे 0.1 आएगा इसका स्क्वायर। इसको लिख सकते हो बेटा 242 इंटू 1 अपॉन 1.1 का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हो। इसको हम कैलकुलेटर पे ऐसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया भी था 1 डिवाइडेड बाई 1.1। ये देखो 1 को डिवाइड कर दिया 1.1 से। अब 2 साल का चाहिए तो 2 बार इक्वल्स टू 1 2। 3 साल का चाहिए होगा 3 बार, 4 का 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 बार एंड सो ऑन। समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इधर देखो सब बच्चे, बिल्कुल हल्के मत लेना टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, देखो इधर इसका मतलब क्या हुआ, सब बच्चे सामने देखो। इसका मतलब ये हुआ, उस दिन भी बताया था आज फिर से बता रहा हूँ। देखो जब हम लिखते हैं अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर, अगर इस चैप्टर से कुछ आता है तो ज़्यादातर इसी में से आता है, ठीक है, इसलिए एकदम पूरे फोकस के साथ। और इसी में और चेंजेस आएंगे, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें प्रोबेबिलिटी आएगी, तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो जब एक एक स्टेप पे एक्सपर्टाइज होगी तो अगला ईजी हो जाएगा। देखो अब क्या हुआ, जब हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1, ये लिखते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है। किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है, अमाउंट की, ए की। अच्छा बेटा इसी को, अब इसको हमने ऐसे लिखा, ये जब हमने ऐसे लिखा तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है।
और जब इसको हमने ऐसे लिखा, इसको अलग, तो ये 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है। किसकी? 1 रुपए की निकल रही है ना। तो ये देखो ऐसे होता है, देखना। इसका मतलब ये हुआ यहाँ का 1 रुपए, यहाँ का, यहाँ के 82 पैसे के बराबर है। यहाँ का 1 रुपए यहाँ के कितने पैसे के बराबर है? 82 पैसे के बराबर है। समझ आ रहा है? उल्टा बोल दिया मैंने। जो मुझे यहाँ 1 रुपए देना होगा, अगर मैं आज उसका 82 पैसे का प्रोविजन बनाऊंगा तो वो भविष्य में कितना हो जाएगा? 1 रुपए हो जाएगा। समझ आए? अब इसी को एक बार और सॉल्व कर लो। अगर मैं ऐसे करूं 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 3, तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया। देखो बेटा, बोलो ये समझ में आ रहा है? देखो असल में क्या है ना, रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सब बच्चे पूरा फोकस। देखो यहाँ का 1 रुपए, तो यहाँ 1 रुपए के बराबर होगा, बोलो। लेकिन यहाँ बेटा ये 90 पैसे के बराबर होगा। कितने के? और यहाँ ये 82 पैसे के बराबर होगा। ये कैसे मुझे पता चल रहा है? ये ऐसे पता चल रहा है, यही पीवी फैक्टर निकाल के देखो। जब मैं, देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, जब मैं 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं जानना चाह रहा हूँ ये 1 साल पहले कितना होगा। अरे ये देखो ना, यहाँ ये क्या लिखे हो? यहाँ 2 लिखे हो, यहाँ 2 लिखे हो। तो 2 का मतलब क्या है? हम जानना चाह रहे हैं जो पैसा मुझे यहाँ देना है ये 2 साल पहले कितना है, तो 2 लिखा है। अभी जब अगले साल आओगे तो क्या लिखोगे? जो पैसा यहाँ देना है वो 1 साल पहले कितना देना है। असल में है क्या, जो इस साल वाला 242 है वो तो 242 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ वाला जो 242 है 242 के बराबर नहीं होगा। हम 1 रुपए का निकालेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के आ जाएगा। समझ में? तो ये देखो ऐसे, जब मैंने 1 को डिवाइड किया 1.1 से, तो ये आया 0.909। तो मैंने डिवाइड किया तो मतलब ये 1 किया, 1 मतलब यहाँ का 1 रुपए 1 साल पहले कितने पैसे के बराबर होगा? 90 पैसे के बराबर। और फिर डिवाइड किया तो ये कितना आया? 0.826 के बराबर। तो इसका मतलब मुझे अगर यहाँ 1 रुपया देना है तो मैं 82 पैसे का प्रोविजन बना लूँ, तो 2 साल बाद मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। आज का 82 पैसे कल के 1 रुपये के बराबर होगा। बोलो ईमानदारी से, ये समझ में आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उल्टा चल रहा है। क्यों? पैसे की कीमत लगातार कम होती है। तो आज का 80 पैसे 2 साल बाद कितने के बराबर होगा? 1 रुपए के। तो मुझे 2 साल बाद देना है 1 रुपए, लेकिन मैं आज प्रोविजन किस पे बनाऊंगा? 82 पैसे पे। क्यों? AS15 ऐसे कह रहा है। किस पे काम करो? प्रेजेंट वैल्यू पे काम करो। किस पे करें? प्रेजेंट वैल्यू पे काम करें। समझ आ रहा है? अच्छा अब ये देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, बताओ। चलो सब बच्चे देखो, सब लोग का जवाब चाहिए। अब मुझे बताओ, यहाँ 242 हम यहाँ देंगे, 242 हम यहाँ देंगे, 242 हम यहाँ देंगे। जरा बताओ तीसरे साल, कब बोला मैंने, जो हम 242 रुपए देंगे वो कितने के बराबर होगा? 242 के। वहाँ का 1 रुपए उसी के बराबर है, तो प्रोविजन कितने की बनेगी? 242 की। बेटा यहाँ सेकेंड ईयर का जो हम पैसा देंगे वो 242 थोड़े ना, निकाला था ना अभी, 909 के बराबर है। तो जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्रोविजन उतने की बनेगी। और ये निकाला था अभी 0.826, ठीक है, 826। तो ये जो आएगा प्रोविजन इतने की बनेगी। कैसे इसको निकाला था? इसको ऐसे निकाला था। कैलकुलेटर ट्रिक क्या थी? 1 डिवाइडेड बाई 1.1, एक बार इक्वल्स टू करोगे फर्स्ट ईयर का आएगा, 2 बार करोगे सेकंड ईयर का आएगा, तीसरी बार करोगे थर्ड ईयर का आएगा, चौथी बार करोगे फोर्थ ईयर का आएगा, एंड सो ऑन। जितने की जरूरत है करते जाओ। ये है कैलकुलेटर ट्रिक। बोलो समझ में है? अब देखिए सामने मैं सब बता रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिखो नहीं बेटा, सामने देखो। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे 200 रुपये आ रहा है, ये 220 आ रहा है, और ये 242 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे अगर 2 साल बाद किसी को देना है 242, मुझे अगर 2 साल बाद किसी को देना है 242, तो मैं 200 की प्रोविजन बना लूँ, वो अपने आप इन्फ्लेशन की वजह से कितना हो जाएगा? 242 हो जाएगा। मुझे अगर इस साल के लिए यहाँ देना है किसी को 242, तो मैं 220 की प्रोविजन बना लूँ, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 242। समझ में? तो एंट्री वही है। बोलो प्रोविजन की क्या एंट्री होती थी? एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। और दूसरी एंट्री क्या होती थी?
समझे? एंट्री वही होगी, लेकिन बस पॉइंट क्या है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो बेटा इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होता है। आपने बचपन में अकाउंट की एक डीमेरिट पढ़ी थी कि अकाउंट में हम लोग इन्फ्लेशन नहीं लिखते हैं। क्रेडिट सेल की एंट्री बताओ, क्रेडिट सेल की एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने 1 लाख की क्रेडिट सेल करी 1 अप्रैल को, कब करा? बोलो मेरे डेटर कितने के हैं? 1 लाख के। 31 मार्च तक उसने पैसा नहीं दिया, अब डेटर कितने का होगा? 1 लाख का। हम कब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं? समझ में है? ये अकाउंट का डीमेरिट है, लेकिन ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, इसमें करवाते हैं, तो आप कर रहे हो, आज तक कभी किया ही नहीं। समझ में आई मेरी बात? चलो अब मुझे समझाओ क्या है कहानी। बोलो इधर, इधर देखो सामने, बताइए क्या है। एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 10,000। इंक्रीमेंट कितना लग रहा है? 10,000। 10,000 सैलरी है, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तो अल्टीमेटली फाइनल सैलरी कितनी बनेगी? उसका मुझे ग्रेचुटी कितना देना है? 2%। कितना बना? 242। तो 242 जब इस साल वो काम करेगा, इसका 242 मैं यहाँ दूंगा, यहाँ जब काम करेगा इसका 242 यहाँ देंगे, यहाँ जब काम करेगा तो इसका 242 यहाँ देंगे। ये फॉर फर्स्ट ईयर, ये फॉर सेकेंड ईयर, और ये फॉर थर्ड ईयर। तो ये तो यहीं देना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एज पर प्रूडेंट कंसेप्ट क्या बनाना पड़ेगा? उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो जब हम प्रोविजन बनाएंगे बेटा, तो एएस 15 क्या बोलता है कि यहाँ प्रोविजन बनाओ तो प्रूडेंट कंसेप्ट को ओवररूल ना करो, लेकिन प्रोविजन किस पे बनेगी? प्रेजेंट वैल्यू पे। किस पे बनेगी? तो मैंने निकाला पहले यहाँ का 242 यहाँ के 200 के बराबर है, निकाल के दिखाया अभी कैसे निकलेगा। तो प्रोविजन कितने की बनेगी? 200 की। हम 200 निकाल के रखेंगे, वो अपने आप 242 के बराबर हो जाएगा। फिर हमने निकाला यहाँ वाला कितने के बराबर होगा, निकला 220 के। तो यहाँ प्रोविजन कितने की बनेगी? 220 की। वो अपने आप तीसरे साल कितने का हो जाएगा? 242। और यहाँ का तो 242 के बराबर ही है, तो कोई चक्कर ही नहीं कुछ करने का। दिस इज, ये ऐसे ही रहेगा। बोलो सबको समझ में आए? अब आओ बेटा एंट्री बनाते हैं। चलो लिखो एंट्री। ये लिखी है कैलकुलेशन की नहीं हुई? हाँ लिख लिया। चलो अब एंट्री बनाते हैं, आइए। तो ए बी और सी, अब डी पॉइंट में हम लोग करेंगे एंट्री। डी पॉइंट में करेंगे एंट्री। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, सब लोग कुछ क्लियर हुआ बेटा? फटाफट मैसेज करो, वरना आगे ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अब एंट्री क्या होगी? मैंने यहां लिखा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, ठीक है। चलो ये लेक्चर हम शेयर भी कर देंगे, दोबारा फिर से देख लेना, कुछ रह जाएगा तो। चलो अब जर्नल एंट्रीज सामने देखो बेटा। अब क्या क्या एंट्री होगी? अब पहले बोलो, पहली एंट्री क्या होती थी? एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू। अगला क्या होता था? अच्छा, लेकिन बेटा ये एंट्री होती थी शॉर्ट टर्म में, कहाँ होती थी? अब बस खाली नाम बदल गया है वही, मैं एम्प्लॉय कॉस्ट की जगह कुछ और लिखूंगा। समझ आया? लेकिन लेकिन है वो एम्प्लॉय की कॉस्ट ही, और प्रोविजन ही क्रेडिट होगा, बस प्रोविजन का नाम हो जाएगा पीवी डीबीओ। अब डीबीओ पढ़ रहे हो ना ये, समझ आया? तो लिखो पहली एंट्री। अब यहां लिखिए, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिरी में एंट्री होती है करेंट सर्विस कॉस्ट डेबिट टू पीवीडीबीओ being provision created for gratuity ठीक है। अब देखो बेटा, वहीं जहां एम्प्लॉय कॉस्ट लिखते थे वहीं क्या आ गया? करेंट सर्विस कॉस्ट। मतलब करेंट सर्विस कॉस्ट मतलब पहले साल, देखो मेरी तरफ,
करंट सर्विस कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? पहले साल जो वो सर्विस दी, इसकी वजह से 200 रुपए का प्रोविजन हमने बना लिया, जो हम उसको कब देंगे? 3 साल के बाद, 2 साल के बाद। पहला साल तो खत्म ही हो गया, समझ आए? अच्छा, अब अगला कहाँ जाता था? एम्प्लॉय कॉस्ट कहाँ जाती थी? तो यहाँ कौन जाएगा? करंट सर्विस कॉस्ट। ले चलो पीएल में। अब ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब बेटा शॉर्टकट में CSC लिख दे रहे हैं, करंट सर्विस कॉस्ट को। बात वही है, बीइंग एक्सपेंस रिटन ऑफ। सेकंड आ जाओ, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। बोलो सेकेंड ईयर की एंट्री, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू PVDBO। प्रोविजन बनाया हमने किसके लिए? DBO के लिए। लेकिन बेटा 2 मिनट आपको रुकना होगा, चलो इतना लिख लो फिर मैं बताता हूँ। चलो अब स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, चलो सामने देखो इधर। बताओ, हम यहाँ 242 रुपए उसको देंगे फर्स्ट ईयर के लिए, 242 देंगे सेकंड ईयर के लिए, 242 देंगे थर्ड ईयर के लिए। तो हमने क्या किया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो ये आया 200। तो 200 रुपए का हमने क्या कर लिया? प्रोविजन बना लिया। क्या कर लिया? ठीक है। अब फिर से देखना बेटा, सेक 200 का हमने प्रोविजन बना लिया। अब हम आए सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में हमने इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो ये आया 220। तो सेकंड ईयर में कितने का प्रोविजन बनेगा? 220 का बनेगा, बनेगा? ठीक है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, फर्स्ट ईयर कितने की प्रोविजन बनाई? फर्स्ट ईयर कितने की प्रोविजन बनाई? क्या ये पैसा एम्प्लॉय को दे दिया? क्या ये पैसा एम्प्लॉय को दे दिया? नहीं दिया, लेकिन देना तो चाहिए। लेकिन दिया कब जाता है? एट द टाइम ऑफ। तो जब उसको देंगे तो विद इंटरेस्ट देंगे। जब देंगे तो, अरे तभी तो जिस हिसाब से घटा के लिखे हो भाई, आज का 200 कल के 242 से मैच होना चाहिए ना। अब उसमें ब्याज लगेगा। अब देखो सेकंड ईयर जब होगा तो बोलो समझ में आ रहा है? बताओ यहाँ क्या एंट्री करी, फटाफट जल्दी से बोलो, टाइम कम है। करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट टू PVDBO, ये हमने लिखा। और फिर अगली एंट्री कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करंट सर्विस कॉस्ट, ये लिख दिया। ये तो हमने प्रोविजन बनाया। लेकिन एम्प्लॉय का पैसा 200 निकाल के तो आपने रख लिया, लेकिन कौन सा आपने उसको दे दिया? आपने अपने पास प्रोविजन बनाया है, तो आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी आपने किया होगा। अगर उसके पैसे में लेट लतीफी करोगे, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। तो अब क्या होगा देखो बेटा, अब यहां जब एंट्री बनाएंगे तो लिखेंगे करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू PVDBO। ये तो चलो ये हुआ। अब इसमें क्या होगा, ये 220 तो सेकंड ईयर का होगा, इसमें 220 तो सेकंड ईयर का होगा, प्लस ये जो 200 रुपए था उस पर अब इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का, क्योंकि यहां प्रोविजन बनाया था। अब 1 साल हो चुका है ना। पहले साल क्यों नहीं लगा? क्योंकि पहले साल ही तो प्रोविजन निकाल के पैसा रखा है, तो पहले साल कैसे लग जाएगा? पहले साल जब पूरे साल सर्विस दे देगा तब ना उसके 200 ड्यू होते हैं, तो पहले साल नहीं लगेगा, समझ आया? अब हम उस पर इंटरेस्ट देंगे। अब बताओ 200 का 10%, 20 रुपए, तो 20 का इंटरेस्ट लगेगा, और ये कितना जाएगा? 240। समझ आया? अब ये देखो, ये 200 यहाँ कितना हो गया, 20 इसमें जुड़ा, 220। और फिर बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते वो तीसरे साल तक कितना हो जाएगा? 242। समझ में आया? तो अब यहाँ एंट्री ये होगी सेकंड ईयर में, CSC अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 200 का 10% बेटा, 20 का इंटरेस्ट, 220 रुपए करेंट ईयर का, तो 240 का आप बनाएंगे प्रोविजन, बीइंग प्रोविजन
क्रिएटेड, पीएल में ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीएससी और टू इंटरेस्ट, दोनों पीएल में जाएंगे। 220 20 240 रुपए पीएल में जाएगा। बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्यों नहीं मिला, कौन बताएगा? फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्यों नहीं मिला? जब साल भर उसने सर्विस दी तब उसका पैसा ड्यू हुआ, और जब हम पैसा रोकेंगे तब ना ब्याज देंगे। 31 को ही तो ड्यू हुआ है, तो कहां से इंटरेस्ट दे देंगे? तो इसीलिए नहीं दिया। आ जाओ थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में लिखेंगे बेटा, CSC अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू PVDBO being provision created, और अगली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CSC और टू इंटरेस्ट बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। फटाफट बताओ, CSC तीसरे साल कितने से डेबिट होगा? क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर का 242 थर्ड ईयर के 242 के बराबर है, तो ये 242 है। अब जल्दी से बताओ इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? फर्स्ट ईयर का 200 और सेकंड ईयर का 220, दोनों पे लगेगा ना 10%। सेकंड ईयर वाला भी तो प्रोविजन बना लिया, वो दिए कहाँ उसको? कितना है क्या इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट आ गया 44। अरे 240 फर्स्ट ईयर का, सॉरी 200 फर्स्ट ईयर का और 240 सेकंड ईयर का। 200 रुपए फर्स्ट ईयर का, 220 सेकंड ईयर का, और 20 रुपए इंटरेस्ट भी तो आया था ना फर्स्ट ईयर वाला, वो भी तो जमा कर दोगे, उस पर भी तो इंटरेस्ट दोगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। और ये आ गया 286। अब इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में, इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। और 3 साल बीत गया, अब उनको पैसा देना है, तो एंट्री करेंगे PVDBO अकाउंट डेबिट टू कैश। 726 रुपए उनका रेडी है, बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड। बीइंग पेमेंट मेड हो गया। अच्छा बेटा 1 मिनट का काम और बचा है, एग्जाम में पूछता है PVDBO का अकाउंट बनाओ। PVDBO का अकाउंट बनाओ, कितने साल का अकाउंट बनेगा? 3 साल का, क्योंकि क्वेश्चन ही 3 ईयर का है, तो ये बना लिया। चलो फर्स्ट ईयर, स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट ईयर क्या एंट्री बनाए थे? करंट सर्विस कॉस्ट टू PVDBO, तो PVDBO क्रेडिट हुआ है, इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई CSC 200 रुपये, और दिया है नहीं तो इसका बैलेंस बचेगा टू बैलेंस CD 200। सेकेंड ईयर पहले साल का ओपनिंग क्लोजिंग, दूसरे साल का हो जाएगा ओपनिंग, बाई बैलेंस BD 200, फिर इंटरेस्ट आया 220 का, फिर बाई CSC
220। यहाँ का बैलेंस आ गया टू बैलेंस सी डी 440। और अब ये थर्ड ईयर का हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी डी 440 बाय इंटरेस्ट। लास्ट ईयर में 44 मिला था। लास्ट ईयर हम लोगों ने प्रोविजन बनाया था 242 का। ये पूरा हो गया 726 और ये उठा के दे दिया उसको टू कैश। इस तरीके से अकाउंट बनता है। समझ में आया अकाउंट कैसे बना? चलो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में।